आज की क्लास में जो कंटिन्यूएशन हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर का, वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर हम कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग बोलेंगे कि हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, ऐसे मेरे साथ साथ लिखते जाइए, हालांकि स्पीड अप करूंगी इसके बाद फिर से। पिछली क्लास में भी काफी टर्म सीखे थे आपने। वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर considered together as an endomembrane system। रीजन बता रही हूं, an endomembrane सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सब के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे, ठीक है। बिकॉज their functions आर कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब है? अब एक चीज देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके स्कूल का लेते हैं, स्कूल, इंस्टीट्यूट, किसी भी चीज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप मॉर्निंग में स्कूल गए, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग में आप जैसे ही एंटर हुए, आपको पता चला कि जो भी क्लासरूम है या बाकी सारी चीजें हैं, सब कुछ जो है वहां पे बिल्कुल ही मतलब गंदगी बिखरी हुई है हर जगह। इसका मतलब है कि वहां मॉर्निंग में जो स्वीपर था वो काम करने नहीं आया, ठीक है। फिर जब आप फीस डिपॉजिट करने गए अपनी, तो पता चला कि काउंटर पे कोई था ही नहीं। मेन हम लोग स्कूल का मतलब क्या समझते हैं कि स्टूडेंट होना चाहिए और टीचर होना चाहिए, यही है ना। हम लोग मेन मतलब यही समझते हैं, जबकि वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे सब मिलके कोऑर्डिनेशन में एक प्रॉपर एम के लिए काम कर रहे होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें कि जिनके काम आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अगर आपसे कल को जाके कोई पूछे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम, तो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी कि जो गोल्जी अपरेटस है, कौन है? जो गोल्जी अपरेटस है, यही गोल्जी अपरेटस क्या करता है? लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। क्या करता है ये? लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम को बनाने का काम करता है। फिर आप क्या सीखेंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये सब पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए, समझ तो आपको आ ही गया होगा। फटाफट मेरे साथ साथ हाथ चलाते जाइए, आगे लिख लीजिए। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स द endomembrane the endomembrane system the endomembrane system includes। मैम हाँ बोलिए। मैम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक बार फिर से बता दीजिए, मैं थोड़ा सा वॉइस लैग हो रहा था तो वो नहीं आया साउंड। देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इसका ये मतलब है, एक मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अब आपकी फैमिली है, फैमिली में क्या है? फादर है, मदर है, मतलब ये फादर है, ये मदर है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो आपने नोटिस करा होगा कि सबका वर्क डिवाइडेड है। अब जैसे फादर है, इनका काम है फाइनेंशियली, अगर ये अर्निंग कर रहे हैं तो इनका काम है सपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन अकेले इनसे काम नहीं चलेगा। मदर का काम क्या है? अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है, खाना बना के दे रही है, दूसरे तरीके से भी सपोर्ट कर रही है, आपका होमवर्क भी करा रही है, सारा काम कर रही है,
अब मान लीजिए आप हैं तो आपका कोई यंगर ब्रदर है, वो भी आपको हेल्प कर रहा है। अब मान लीजिए इनको जरूरत है तो कोई सामान लेके आ रहा है, तीसरा जो ऑफस्प्रिंग है, तो ये सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। इनका अब यहाँ पे अगर फादर ना रहे, कोई मिस हैपनिंग होती है, फादर ना रहे, ठीक है, तो इस फैमिली के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे जो ऑर्गेनल्स आपस में काम से जुड़े होते हैं उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब समझ आया विजयांशी? अब आया समझ में? यस मैम, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और समझ आ जाएगा जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसके अंदर सबसे पहला आप लिखिए, जो मैं आपको आगे जाके अभी पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये दो टाइप के मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, पता ही आपको। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन इसका और कौन सा पार्ट है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जैसे ही ये चैप्टर ओवर होगा आपको समझ आ जाएगा कि इन सब को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्यों काउंट कर रहे थे, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंड देन हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स। देन हम लोग क्या देखेंगे? वैक्यूल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करने जा रही हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, आप जब बचपन में सेल बनाते थे ना, या अभी भी आप जब भी सेल बनाते हैं तो सेल का आपने जैसी न्यूक्लियस बनाया, तो जैसी न्यूक्लियस का बाहर वाला जो मेम्ब्रेन बनाते हैं, हमेशा उसके साथ एसोसिएट करके आप क्या करते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रॉपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम देते हैं। क्या देते हैं हम लोग इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम देते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं ये पाए जाते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने ऊपर या अपने सरफेस पे कुछ भी कैरी नहीं करता है, तो माइक्रोस्कोप में वो स्मूथ दिखता है, बिल्कुल ही स्मूथ होगा वो, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो आया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखिए डायग्राम लगा देती हूँ, उससे आसानी हो जाएगी आपको। और अगर उसके ऊपर राइबोसोम हुआ तो माइक्रोस्कोप में जब उसको देखते हैं ना, तो रफ अपीयरेंस देता है वो, तो जिसकी वजह से हमने उसको ऐसे ही बेसिक सा नाम दे दिया। हमने बोला ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्मूथ और रफ जो है वो काफी में साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं, जैसे ये भी है, कुछ ज्यादा ही लाइट है, बस पता चल जाएगा आपको कि हाँ एंडोप्लाज्म मतलब राइबोसोम्स है इसके ऊपर। देखिए जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर ब्लर है, ये रुकिए दूसरा लेते हैं हम लोग। सारी ब्लरी है, रहने दीजिए, आगे बढ़ती हूँ मैं। ये भी मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा।
अब तो ड्रैग ही नहीं हो रहा, ये हो गया, ये आ गया। चलिए मुझे दूसरे का कोई यूज नहीं था, एक ही काफी सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। देखिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दिख रहा होगा, ये इधर वाले जो हाफ जो है उसके ऊपर कुछ नजर ही नहीं आ रहा आपको, है ना? तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें इधर वाले को देखिए, हाफ को, इसके ऊपर आपको दिख रहा है क्या राइबोसोम? नहीं दिख रहा है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या हो गया? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जिसको जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ये देखिए क्या है, राइबोसोम 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 राइबोसोम, है ना? तो बाकी के ऊपर आपको यहाँ पे राइबोसोम्स जो है ये नजर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब दोनों के ना फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं। और इतना डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ दिखाई देता है आपको, कहाँ नजर आएगा आपको? माइक्रोस्कोप के अंदर। वो भी कौन से माइक्रोस्कोप के अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप देखिएगा तब जाके ये विजिबल होता है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हमें ऐसे ही नॉर्मली नेकेड आई से नजर आ जाना चाहिए था, तो सेल तो दिखता ही नहीं है, बाकी चीजें दिखनी तो दूर की बात है ना? तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम लोग करते हैं तब हमें पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो ये पूरे सेल के अंदर जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? ये इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक है? अब समझिएगा ध्यान से, ये कहाँ है जो मैं बना रही हूँ डायग्राम, इसको देखेंगे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सेल बनाया, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, एक तो साइटोप्लाज्म जो है वो इसके ल्यूमेन के अंदर है, यस और नो? दिख रहा है? जहां समझ नहीं आएगा टोक दीजिएगा मुझे। एक मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक जो इसके अंदर है, मतलब विद इन द ल्यूमेन, तो इसको हम लोग ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल। तो यहाँ पे ये क्या है? ल्यूमिनल है। लेकिन एक और चीज तो ध्यान दीजिए, इसके बीच बीच में जो गैप है तो ये इसका थोड़ी है, ये तो साइटोप्लाज्म जो सेल का था उसका है ना, ठीक है? तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटने का काम करता है। एक होता है ल्यूमिनल और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ इसको, एक होता है ल्यूमिनल और एक क्या होता है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। ईआर एंडोप्लाज्म समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर होता है। ER divides the intracellular space into two distinct compartments. Two distinct compartments. कैसे? कौन कौन से डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स हैं इसमें? तो एक हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। एक को लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट जो है, पहला जो हो जाएगा यहाँ पे ल्यूमिनल, पहला हो जाएगा ल्यूमिनल। ल्यूमेन जो अंदर वाला था, तो पहला क्या हो जाएगा? ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आ रहा है? इनसाइड
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो जाएगा। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, दूसरा क्या हो गया? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मतलब ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो हो गया, यानी आउटसाइड ईआर। मतलब किधर इशारा कर रहे हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म को हम लोग यहाँ पे डिनोट करने का काम कर रहे हैं। समझ आया ये? ठीक है, आगे देखिए। अब अगर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है तब तो ये रफ है, अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तब ये क्या है? स्मूथ है। ठीक है, यहीं पे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे ऐसे करके शॉर्ट में। अब देखिए जो ईआर है, मतलब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इसको हमने क्या किया? और 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करने का काम किया। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। पहला हो गया हमारे पास यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप फुल फॉर्म करते रहिएगा। ठीक है, समझ आ ही रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? दूसरा हो गया यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिगार्डिंग बात करते हैं, किसकी रिगार्डिंग? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसके ऊपर, मतलब इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो राइबोसोम एसईआर में मैं लिख रही हूँ, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम क्या है यहाँ पे? एब्सेंट है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, so they appear smooth, they appear smooth। हो गया, बस खत्म। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसका उल्टा लिख दें यहाँ पे, जैसे एक चीज देखिए, इसको यहाँ से मैं हटाती हूँ। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अगर मैंने इस लाइन को यहाँ से उठा के ऐसे कॉपी किया, ये रहा, और यहाँ पे हो गया राइबोसोम्स आर। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ कर दिया राइबोसोम्स आर एब्सेंट की जगह मैंने कर दिया प्रेजेंट, सो दे अपीयर, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, सो दे अपीयर रफ। समझ आया? सो दे अपीयर रफ। खत्म। जिसकी वजह से ये रफ नजर आता है। दोनों का काम देख लेते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत सिंपल साधारण तरीके से चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, समझ आ रहा होगा सब कुछ आसानी से। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या फंक्शन है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग यहाँ पे ER देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने आपको 2 तरह का बताया। ये एक आपने सीखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपने सीखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपने सीखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो, अगर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो ये मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। मतलब लिपिड सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसमें the SER, the SER is the major site for synthesis of lipids
सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड सिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स में स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो लिपिड नेचर के होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स lipid like steroidal hormones, जिन हॉर्मोन्स का नेचर लिपिड वाला होता है उनको स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बोला जाता है। स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर synthesized in SER। अब इधर आते हैं, रफ वाले पे आते हैं, ठीक है। जब हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिगार्डिंग बात करते हैं तो पता ही आपको, बचपन से ही आप सीखते आ रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम चिपका हुआ है इसके ऊपर, राइबोसोम अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। द RER is involved in protein synthesis, and secretion। चलिए हो गया ये। अब ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके प्रीवियस पेज पे मैंने लिख दिया आपको कि यहाँ पे क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम होने की वजह से हमने लिखा है यहाँ पे कि इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। अगर राइबोसोम्स नहीं हुए तो फिर ये वही लिपिड बनाने का काम करता रहेगा अगर स्मूथ हुआ तो। और इसमें कुछ खास है नहीं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे मूव करूंगी। हाँ, उसकी पहले अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम लोग गोल्जी मैम, हाँ बैक की जगह स्क्रीनशॉट लेना है हमको, इसके पीछे वाले पेज का। हाँ ले लीजिए। हो गया मैम। चलिए ये है, अब आगे मूव कर रही हूँ, यहाँ पे कटा हुआ इधर कर देती हूँ। इसका ले लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट ऑर्गेनल पे चलते हैं हम लोग, दैट इज गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा, हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें पहला मैंने आपको सिखा दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, काफी आसान और इजी था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्जी जो थे उन्होंने ही इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम ही गोल्जी एपरेटस रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करने का काम किन्होंने किया, कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, apparatus was first observed by Camillo Golgi
CAMILLO, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इन 1898। और आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि अपने नाम पे इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, गोल्जी अपरेटस रख दिया। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, अब बात करते हैं हम लोग इसके ड्राइंग के रिगार्डिंग। बचपन से जब आप बनाते थे ना, तो आप करते क्या थे? आपने देखा होगा कि आपने सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, फिर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, और यहाँ पे इसके पास में ना ऐसा 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 आपने क्या किया, गोल्जी अपरेटस बना दिया। याद आया? इस तरीके से कुछ आप इसको ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी, जहां समझ नहीं आएगा वहां पूछ लेंगे मेरे से। गोल्जी अपरेटस का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में काफी अनोखा है ना? तो हम लोग देखते हैं गोल्जी अपरेटस। देखिए, गोल्जी अपरेटस कि अगर फंक्शन को हम लोग देखते हैं तो गोल्जी अपरेटस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करता क्या है ये, लाइसोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम्स को ये बनाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है, एक छोटा तो नहीं बोल सकते हैं, बट है एक मिस्टेक है एनसीईआरटी की बुक में, आगे जाके डिस्कस करेंगे हम लोग, इसी में गोल्जी अपरेटस में ही है। देख लेती हूँ, जो सा डायग्राम क्लियर होगा उससे समझाऊंगी। ये आ ही नहीं रहा, तो इसी से काम चलाते हैं। मैम ब्लड है, ये दूसरा डायग्राम देखिए। हाँ बोलिए। अभी आप लाइसोसोम्स को क्या बोले? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, याद आया? छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था 1 नंबर का, विच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो आप वहां पे किसका नाम लिखते थे? लाइसोसोम्स का नाम लिखते थे। सारे आज ब्लडी डायग्राम निकल रहे हैं क्या इसमें से? एक तो और देख लेती हूँ, तो कोई बात नहीं। नहीं ड्रैग होगा तो हाथ से बना के ही कर देती हूँ, एक भी ड्रैग नहीं होगा इसमें। देखिए, काफी सिंपल सा डायग्राम है, हो ही नहीं सकता आपको इसे समझ ना आए, बहुत इजी है। देखिए, चलिए, बाकी जो नहीं पता चलेगा लिखा हुआ तो वो तो बताने के लिए मैं हूँ ही आपके पास। एक टर्म दिया जाता है इसको, गोल्जी अपरेटस के बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है। क्या? कि जब गोल्जी बॉडी को, इसको बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं माना जाएगा, बट ठीक है, काम चलाने लायक है, तो एटलीस्ट समझ आ जाएगा। ल्यूमेन वगैरह तो मैं इससे समझा ही सकती हूँ आपको। देखिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ इसको लिखना, गोल्जी अपरेटस के बारे में कहानी जो है, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है ये? अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus is densely stained। अच्छा, ये ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलर बोलते हैं। तो डेंसली स्टेन्ड, रेटिक्यूलर, डेंसली स्टेन्ड रेटिक्यूलर
स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप में ऐसा लगेगा आपको ना कि जैसे ऐसा स्टिक होता है ना, ऐसे रेटिकुलर, तो ऐसा ही स्टिक 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 ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, बट इतना सीधा नहीं होता, ऐसे होता है, इस तरीके से दिखता है, एक दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, चौथा दिखा, मतलब इस तरीके से करके नजर आता है। अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरी बात समझते हैं कि जब ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इसको स्पेशल बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर उठाया, और ये क्या है, ये अगर एक को हम लोग देखते हैं तो सिस्टरना बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, CISTERNA। अगर एक को हम लोग देखेंगे तो सिस्टरना बोलेंगे। अगर हम एक से ज्यादा को देखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ एक से ज्यादा को देखने का काम करते हैं, तो हम लोग उसको सिस्टरनी बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत अच्छा विजिबल नहीं है, तो आप लोग कॉपी में बना भी लेंगे, और मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। इसको हम लोग सिस्टरना या सिस्टरनी बोलते हैं, CISTERNA, सिस्टरनी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टरनी बोलते हैं। समझ आया आपको? ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर जो है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ, ऐसे समझिए इसको, आपको जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। इसका क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, अपना इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो ये सिस्टरनी जो है यहाँ पे, इसका डायमीटर जो है वो आपको ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिखते चलते हैं, डायमीटर ऑफ diameter of cisternny, डायमीटर ऑफ सिस्टरनी इसका कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब ये सिस्टरनी जो है, इसको ध्यान से देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर ये आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है ना, ये इसको ल्यूमेन बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, LUMEN। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूमेन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। गोल्जी एपरेटस की सिस्टरनी की खासियत ये होती है, अब ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स की तरह कोई डिवाइडर या स्केल रूलर लेके चले गए और हम वहां पे उसको पैरेलल करना स्टार्ट करेंगे। लमसम मतलब मोटे तौर पे जब हम देखते हैं तब की बात ये करी जा रही है। इसमें होता ये है कि कैसे दिखते हैं, ये देखिए, ये सारे सिस्टरनी जो है पैरेलली अरेंज होते हैं। इतनी बात समझ आई? बस ये छोटी सी बात बोली जा रही है। एक बार एक बच्चे ने बोला, मैम आप पैरेलल बोल रहे हैं लेकिन ये पैरेलल बना हुआ तो है नहीं, मैथ्स की पढ़ाई तो हम कर नहीं रहे कि हम एंगल देखेंगे, ऐसा है वैसा। जैसे कैसे मैंने आपको सेंट्रियोल सिखाया था, मैंने बोला परपेंडिकुलर होते हैं, अभी आगे और फिर आएगा, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मोटे तौर पे अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये बनाया हमने, फिर इसके पैरेलल हमने दूसरा सिस्टर नहीं बनाया, फिर इसके तो लमसम है ना, पैरेलल हम बना तो रहे हैं। इसके लिए बोला जा रहा है, ये नहीं कि अब आप फिर रूलर डिवाइडर सब लेके मैथ्स की तरह खोजना स्टार्ट कर दीजिएगा कितने किस तरीके से पैरेलल है। ये नहीं, मोटे तौर पे बोला जाता है इसके जितने भी सिस्टरनी हैं वो एक दूसरे पे पैरेलल, जैसे कैसे, एक एक मान लीजिए यहाँ पे एक बोरी है, इस बोरी के ऊपर दूसरी बोरी आप अरेंज करके रखते हैं, तो बोला जाता है कि पैरेलल स्टैकिंग हुई है, इनकी पैरेलली अरेंज्ड है ये। तो उसके लिए लिख लीजिए यहाँ पे कि ये जितने भी हैं इनका पैरेलल अरेंजमेंट है। कैसा है इनका, these are stacked, these are stacked parallel to each other। सिस्टरनी के बारे में बोल रही है, these are stacked
पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कैसे हैं यहाँ पे, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रही है बीच में पूछते जाएंगे, ठीक है। और हर एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जब देखते हैं सेल टू सेल, तो ये वेरी करेगा, जरूरी नहीं है कि किसी में अगर 5 सिस्टर नहीं दिख रहा है तो सब में 5 ही होगा, ऐसा नहीं है। अब एक बहुत ही मार्वेलस यहाँ पे आपकी लाइन आती है जिसके बारे में मैं जब भी बताती हूँ तो अलग से डिस्टिंग्विश करके ये पॉइंट में हर बैच को बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को मोस्टली ये समझ नहीं आता है। होता ये है कि सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस, सिस्टर्नी ऑफ, पहले मैं लिख देती हूँ उसके बाद मैं समझा देती हूँ। सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus, cisternae of Golgi apparatus are concentrically arranged, are concentrically, CONCENTRI, concentrically arranged, near the nucleus, न्यूक्लियस के आसपास ही आपको मिलेगा, इसका रीजन समझ आएगा आपको आगे जाके, ठीक है। चलिए आप मेरे से पूछते हैं मैडम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, मैं समझा देती हूँ आपको। सिर्फ इस जो टर्म है यहाँ पे वर्ड है, सिर्फ इसकी मीनिंग मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। देखिए ज्यादा ही शिफ्ट हो गया, इसके लिए एक रफ पेज लेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे। चलिए मैंने क्या किया, सर्कल बना दिए ढेर सारे, मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया। सर्कल आ ही नहीं रहा यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो फिर हाथ से बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग सर्कल्स देखना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये सेंटर है, इसका क्या है, सेंटर है। मैंने एक सर्कल बनाया इस डायमीटर का, दूसरा डायमीटर लेके फिर नेक्स्ट बनाया, फिर नेक्स्ट सर्कल बनाया, फिर क्या किया, नेक्स्ट सर्कल बनाया। मैंने इतने सारे सर्कल बना दिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। अच्छा ये सारे सर्कल्स कैसे हैं, तो मैथ्स में इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं आप, कंसेंट्रिक बोलते हैं ना। आप क्या बोलेंगे, दीज आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, क्या बोलेंगे आप, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड बोलेंगे। इसको पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इसका अरेंजमेंट कैसा है, आप बोलेंगे कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। ये कैसे है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। अब एक मजे की बात देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैंने ये सब रब कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, क्या किया मैंने, ऊपर वाला जो पार्ट था वो ऐसे हटा दिया। अब देखिए मैजिक, फिर हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। कहानी समझ आ गई सबको, तो गोल्जी एपरेटस बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, गोल्जी एपरेटस बन गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइन लिखी गई है, यहाँ पे जो लिखा है मैंने, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये जो अरेंजमेंट ऐसा है, कैसा है, ये कंसेंट्रिकली है। आपने देखा एक ही सेंटर को, पहले मैंने बनाया भी है सर्कल, तब मैंने फिर मिटा के, अब ऐसा भी नहीं कि पहले से बना हुआ था, मैं ऊपर से हवा बोल रही हूँ आपको, मैंने आपको दिखाया भी कि जितने भी सर्कल थे यहाँ पे, तो सही में जब उसको, अब सोचिए उस बंदे का दिमाग जिसने इतना दिमाग लगाया कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, तो आपको एक नई बात सीखने को मिली यहाँ पे। अगर कोई अलग से आपसे क्वेश्चन कल को जाके पूछ लिया जाता है कि वैसे ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसमें जो उसके ल्यूमिनल पार्ट है वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, तो वहां पे हम लोग किसका नाम लिखेंगे, वहां पे हम लोग लिखते हैं गोल्जी एपरेटस का नाम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को समझने में,
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है गोल्जी ऑपरेटर समझना भी अपने आप में। मैम एक लाइन में डाउट है थोड़ा सा। हाँ बोलिए ना। मैम आप लिखवाई थी दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, वो थोड़ा सा एक बार। देखिए पैरेलल क्यों ना, ये जैसे इस डायग्राम को निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप ऐसा पैरेलल समझ रहे हैं ये वाला, है ना, लेकिन यहाँ पे इसको इस सेंस में पैरेलल बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे, इस लाइन को हमने ऐसे, जैसे कैसे अभी मैंने आपको सर्कल बना के बताया, तो अगर हम इसको ऐसे ट्विस्टेड ही देख रहे हैं तो इसके पैरेलल, हमने इसको, पैरेलल का क्या मतलब होता है कि इसको और इसको जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ का डिस्टेंस, 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 यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा, उस सेंस में इसको पैरेलल बोला जा रहा है। अब आया समझ में? अब आया समझ में? यस मैम आ गया। हाँ, यस मैम। तो उसको यहाँ पे पैरेलल बोला जा रहा है। तभी मैंने पहले ही बोला कि इसको ऐसा नहीं सोचेंगे मैथ्स के पॉइंट, अब कैसे कंसेंट्रिकली अरेंज्ड लिख दिया, लेकिन अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तब तो वैसा होगा ही नहीं। चलिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे एक नए चीज की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इस गोल्जी ऑपरेटर्स में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक है सिस फेस, एक क्या लिखा हुआ है, सिस फेस लिखा हुआ है, एक ट्रांस फेस लिखा हुआ है। एक क्या लिखा हुआ है, सिस फेस लिखा हुआ है, और दूसरा ट्रांस फेस यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ट्रांस फेस। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने लेवल तक याद करने के लिए या फिर फ्यूचर में हमेशा के लिए अपने दिमाग से ना एक उलझन को निकालने के लिए एक चीज याद कर लीजिए। सिस फेस के लिए याद रखिए इनकमिंग, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। और ट्रांस फेस के लिए याद रखिएगा आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग। सिस फेस के लिए इनकमिंग और ट्रांस फेस के लिए आउटगोइंग, ठीक है। होता ये है कि जिस चीज को, जैसे यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, जो आपको छोटे 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 वेसिकल्स जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बेचारे इमेच्योर हैं, अभी मैच्योरेशन इनका हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सिस फेस की तरफ एंटर होंगे, फिर आगे जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ, ये ट्रांस फेस से यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ट्रांस फेस से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका मैचुरेशन फेस कौन सा होगा, इन वेसिकल्स के इनकमिंग के लिए कौन सा फेस होता है, तो सिस फेस होता है। वेसिकल्स के इनकमिंग के लिए कौन सा फेस होता है, सिस फेस होता है। और वेसिकल्स के आउटगोइंग के लिए ट्रांस फेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांस फेस होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ, आपको ये समझ आ गया, फिर आगे समझने में बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ इसी को समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो गोल्जी ऑपरेटर्स में कोई दम नहीं है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको, पहले मैं इधर जो है ये क्लियर कर देती हूँ। सिस फेस इनकमिंग के लिए और ट्रांस फेस आउटगोइंग के लिए, सिस फेस इनकमिंग के लिए, ट्रांस फेस आउटगोइंग के लिए। चलिए आगे देखिए। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सिस फेस जो है ये, तो अच्छा सिस फेस कैसा है, यहाँ पे देखिए ऐसा नजर आ रहा है आपको, ऐसा। तो फिजिक्स में जब आप कॉन्वेक्स पढ़ते हैं तो ऐसा ही तो कॉन्वेक्स होता है ना। और ये देखिए थोड़ा सा ऐसे चपटा जैसा ऐसे है ना। तो इसको ये सिस फेस जो है बोला जाता है, ये कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ट्रांस फेस कैसा होता है, कॉनकेव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांस फेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें आगे ऐसे करके, देखिए आसान करके। हाँ बोलिए मैम, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ समझ नहीं आया हमको। देखिए इनकमिंग यहाँ पे बोला जा रहा है जो वेसिकल है या वैसी चीजें, उधर से माइक म्यूट कर देंगे, वैसी चीजें जैसे मान लीजिए प्रोटीन बना के भेजा गया। अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी ये बन रहा है, पढ़ रहे थे आप, ठीक है। तो यहाँ जो ये क्या है, आपने पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड इसी के नीचे गोल्जी ऑपरेटर्स बैठा रहता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इसने प्रोटीन बना के भेज दिया, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया,
तो कैसे भेजता है, छोटे से वेसिकल के फॉर्म में ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में वो भेज देता है। जो जब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो भेजता है तो उसको कौन यहाँ से लेता है, इसको लेता है सिस फेस, और फिर बाहर मैचुरेशन आगे मैं लिखूंगी कि जब ट्रांस फेस जो है ये प्रोटीन का क्या करने का काम करता है, ये उसको पूरा प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह सब करने का काम कौन करता है, ट्रांस फेस करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके मैं इसको देखिए सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, ये तो खैर आपको समझ आ गया होगा। देखिए गोल्जी एपरेटस में जो वेसिकल्स हैं इसके, ऐसे ही कर लेते हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस जो है इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे, अभी एक नेक्स्ट पीरियड और है, सिस फेस और ट्रांस फेस। मैंने आपको आपके लिए ट्रिक बताया, आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बताया है। सिस फेस फॉर इनकमिंग एंड ट्रांस फेस फॉर आउटगोइंग, ट्रांस फेस फॉर आउटगोइंग। ठीक है, फिर जो सिस फेस है यहाँ पे, ठीक है, तो सिस फेस जो है ये कैसा होगा, खूब पूछा जाता है, ये कॉन्वेक्स होगा। ट्रांस फेस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। ट्रांस फेस कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो क्योंकि इनकमिंग है तो इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, सिस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस फेस जो है इधर, ये इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, देखिए बहुत इसमें कंफ्यूज किया जाता है, बट आपको आगे जाके कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। इसको हम लोग मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक फंक्शन लिख देती हूँ जो मैंने आपको तब से रिपीट कर रखा है, एक लास्ट में लिख ही देती हूँ। चलिए हो गया, ये काम लिख लीजिए इसका, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ मैम इनकमिंग आउटगोइंग तो समझ में आ गया, लेकिन किस चीज का इनकमिंग और आउटगोइंग? मैं वही तो बोल रही हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में बना के भेजेगा। अभी आप पहले फंक्शन तो लिखिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। देखिए ये हो गया, फंक्शन लिखने दीजिए मुझे पहले, नहीं तो आप लोग बार बार वही क्वेरी आती रहेगी दिमाग में किस चीज का है। देखिए फंक्शन लिखिए पहले, फंक्शन है इसका, फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, इसका फंक्शन क्या है, इसको करना क्या है, इसको करना है पैकेजिंग, पैकेजिंग वेसिकल के फॉर्म में पैकेजिंग कर रहा है ये, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करेगा, पैकेजिंग का भी काम करेगा। ठीक है, मटेरियल्स आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो बार बार वेसिकल आप पढ़ रहे थे ना, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में इसको पैक किया जाता है। जो आप पढ़ रहे थे मैम इनकमिंग आउटगोइंग किस चीज का होगा, तो वेसिकल के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, और गोल्जी एपरेटस इसलिए एसोसिएटेड होता है हमेशा यहाँ पे कि अब देखिए आगे की कहानी सुनिए, आगे की कहानी ये है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by राइबोसोम्स, इतना तो पता है आपको, synthesized by ribosomes of ER are modified
आर मॉडिफाइड, इसका मॉडिफिकेशन भी होता है यहाँ पे, मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ, मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus। विजयांशी अब आया समझ में? यस मैम आ गया। हाँ, ये जो प्रोटीन वो बना के भेज रहा है वहां से, उसी को वेसिकल के फॉर्म में वहां पे पैकेजिंग वगैरह सब करने का काम कर रहा है ये, ठीक है। और फिर ये मतलब उसको इन करेगा सिस फेज से, और लास्ट में उसको रिलीज कर देगा ट्रांस फेज से। तो लास्ट में जो पूरा का पूरा कंप्लीटली मॉडिफाई हो कर चुका है, तो मॉडिफाइड प्रोटीन्स आर रिलीज्ड बाय ट्रांसफेज, जो है कहता है हाँ भाई ये लो मैंने पूरा काम कर दिया, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, आउटगोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और गोल्जी apparatus जो है, एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ glycoproteins and glycolipids, glycoproteins and ग्लाइकोलिपिड्स। बस फिनिश हो गया गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर कुछ है तो आप पूछ लीजिए। इस पेज का एक मिनट, ये हैंग कर रहा है, हाँ आ गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत डिटेल में और बहुत फाइन तरीके से मैंने आपको गोल्जी apparatus समझाया है। एक एक शब्द जो था, हर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को आज की मैम क्लास में? हाँ बोलिए। यस मैम, आप अभी बोले कि सिस्टर्नी जो है उसका ये काम होता है कि वो मॉडिफिकेशन में प्रोटीन के काम आते हैं, ल्यूमेन का क्या काम होता है मैम? तो ल्यूमेन के अंदर ही होगा ना, ल्यूमेन कोई अलग चीज नहीं है। ये जो सिस्टर्नी है ना, इसके बीच का जो पार्ट है वो ल्यूमेन कहलाता है, समझे? सिस्टर्नी से अलग नहीं है। इसको ऊपर से हमने मोटे तौर पे, अब जैसे कैसे थैलाकोइड है, क्लोरोप्लास्ट में आपको सिखाऊंगी, मैं इसको थैलाकोइड बोलूंगी, ठीक है। लेकिन इस बेचारे के अंदर जो जगह है दैट इज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन इससे अलग थोड़ी है, उसके अंदर का जो जगह है, जैसे आप एक पाइप देखते हैं, होलो पाइप, तो उसके बीच में जो जगह है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन अलग नहीं है इससे, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? लीव करूं मैं? नो मैम, यस मैम।